वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्सर गाइडेंस अ जर्नी टू एक्सलेंस। हम लोग देखने वाले हैं टेट 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हिंदी का जो क्वेश्चंस आएगा फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में। इसके 22 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग आज देखेंगे। सिर्फ जो गद्यांश वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग पैसेज कह सकते हैं उसको मैंने यहाँ पर स्किप किया। सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट वाला जो व्याकरण के शुद्ध व्याकरण के जो क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी स्किप ना करे वीडियो को। और ये वीडियो सिर्फ टेट एग्जाम के लिए बेनिफिट नहीं करेगा बल्कि कोई भी ऐसा एग्जाम्स जिसमें अगर हिंदी व्याकरण आता है एमसीक्यू फॉर्मेट उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में तो उसके लिए बेनिफिट करेगा। चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आशय शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची कहने का मतलब सिनोनिम, इंग्लिश में जिसको हम लोग सिनोनिम कहते हैं ना, यानी कि सिमिलर मीनिंग रखने वाले वर्ड्स, उसी को हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं। तो आशय शब्द का जो अर्थ होता है वही अर्थ गिवन ऑप्शंस में से किसका है? अपरिहार्य, आहार, तात्पर्य, आंचल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 तात्पर्य। तात्पर्य मतलब भी आशय मतलब भी दोनों का सेम मीनिंग होता है और अर्थ इसका मीनिंग होता है अर्थ, यानी कि मीनिंग ही होता है एक्चुअली में। जैसे तुम्हारे कहने का आशय क्या है, कवि का कहने का तात्पर्य क्या है, इस तरह कहते हैं ना, यानी अर्थ क्या है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? याद रहे उपसर्ग नहीं है, सवाल को जरा ध्यान से पढ़ना। उपसर्ग है नहीं बोल रहा है, उपसर्ग नहीं है। अब उपसर्ग का क्या मतलब होता है? इंग्लिश ग्रामर में इसी को कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहा जाता है। इसका एक जुड़वा भाई भी होता है जिसको कहते हैं सफिक्स। तो प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? जो किसी शब्द के आगे तरफ कुछ लग के, कोई और एक्स्ट्रा लेटर वर्ड लग के एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, उसे प्रीफिक्स कहते हैं। बिल्कुल, कोई नया शब्दांश लग के। जैसे कि यहाँ पर देखो भाव एक वर्ड है, ऑलरेडी भाव का एक अर्थ होता भी है, तो इसके आगे तरफ प्र लगा है तो प्रभाव। तो यहाँ पर तो क्या उपसर्ग है या नहीं है? उपसर्ग है। तो हमारा आंसर ये नहीं होगा क्योंकि उपसर्ग कहाँ नहीं है वो हमको करेक्ट करना है, देखना है। जय के भी आगे तरफ देखो परा लगा है तो पराजय एक नया मीनिंग हो गया। वाद आगे तरफ अप लगा है तो एक नया मीनिंग होगा अपवाद। अब यहाँ पर देखो ओढ़ना। ओढ़ना एक ऐसा वर्ड है जो बेसिक वर्ड है, इसके आगे ओ उपसर्ग लगा है और बना है, ऐसा नहीं समझना क्योंकि ये बेसिक वर्ड है। तो इसी में ओढ़ना में हमारा करेक्ट आंसर ओढ़ना होगा ऑप्शन 4, क्योंकि इसमें उपसर्ग नहीं लगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। तो ये एक लोकोक्ति है, कहावत है या मुहावरा भी कह सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या है गिवन ऑप्शंस में से? तो बहती गंगा में हाथ धोना, ये सारे एक एक मुहावरा भी है गिवन ऑप्शंस में। एक कहावत है बहती गंगा में हाथ धोना, अंगारों पर पैर रखना, आकाश पतालेख करना, फूले ना समाना। जैसे फूले ना समाना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना, खुश होना। आकाश पतालेख करना मतलब बिल्कुल बायहुक और बायक्रुक एट एनी कॉस्ट कहते हैं ना, माने किसी भी हालत में सब कुछ ट्राई कर लेना इस तरह से। अंगारों पर पैर रखना मतलब बड़ा मुसीबत में पड़ जाना। बहती गंगा में हाथ धोना, तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ई दीर्घी, जो हर्षी दीर्घी होता है ना वो वाला, प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? याद रहे नहीं है पूछा है। तो प्रत्यय का इंग्लिश में क्या होता है? अभी मैंने बताया था सफिक्स। ठीक है, सफिक्स जो इंग्लिश में होता है ना, इंग्लिश ग्रामर में, यानी कोई वर्ड होता है उस शब्द के पीछे तरफ इस बार कुछ नया लेटर या वर्ड जुड़ के एक नए शब्द का नए अर्थ के साथ निर्माण करते हैं, उसको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर ई प्रत्यय कहाँ पर नहीं है पूछ रहा है। तो देखो अल बेली, पीछे तरफ देखना होगा एकदम पीछे। तो ली में देखो ई दीर्घिकार लगा है तो इसमें तो प्रत्यय है। रंगीला, यहाँ पर आ दीर्घकार है, आकार है ना। तो हमारा आंसर यही होगा कि इसमें नहीं है ई प्रत्यय। यहाँ पर भी देखो दीर्घिकार ई प्रत्यय है, यहाँ पर भी दीर्घिकार ई प्रत्यय यानी कि सफिक्स है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। व्याप्त, व्याप्त में संधि है, माने संधि विच्छेद जानते हैं ना, सीखे हैं। तो इसमें कौन सा संधि है यही बात कर रहा है। तो इसमें ना यण संधि है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको संधि पहले सीखना होगा, तो मैं संधि विच्छेद करके व्याप्त को बता दे रहा हूं कि इसका संधि विच्छेद अगर किया जाएगा तो क्या होगा। तो ये होगा वमेहर्षि वी धन यानी जोड़, उसके बाद आप्त, ये इसका संधि विच्छेद होगा व्याप्त का। कभी कभी संधि विच्छेद भी पूछ देता है। तो अगर ये देखो यहाँ पर वी माने वमेहर्षि वी कहने का मतलब हर्षि जोड़ आप्त में दीर्घाकार है, तो ई धन आ बराबर हो जाता है या, उसी से ये व्याप्त बना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। अन्यान्य, अजीब सा वर्ड है ना।
का संधि विच्छेद होगा। इसका भी संधि विच्छेद पूछ रहा है, 2017 में भी 2 संधि पूछा था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 अन्य अन्य। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अन्य अन्य, अन्य में अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ हर्षा है, हर्षा धन हर्षा बराबर हो जाता है दीर्घा, है ना। तो यहीं से ये अम्याकार दीर्घा बना हुआ है। ये कौन सा संधि में आता है ये भी मैं अगर बता दूं तो इसका संधि हो जाएगा दीर्घ, दीर्घ संधि। ठीक है, अगर संधि का नाम पूछता, वैसे नाम नहीं पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। वह पढ़ता होगा, इस वाक्य में वर्तमान काल के किस भेद की क्रिया प्रयुक्त हुआ है? टेंस, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। तो यह एक प्रेजेंट टेंस है। अब यहां पर देखोगे गा गे गी को देखकर फ्यूचर टेंस नहीं समझना, क्योंकि ये इंग्लिश वाला टेंस नहीं है, हिंदी वाला है। तो हिंदी में वर्तमान काल में जिस तरह से इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है, उन तीनों का 4 भाग होता है ना। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर वर्तमान काल का बात करें प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह हिंदी में भी होता है, लेकिन हिंदी में वर्तमान काल का 5 भाग होता है, 5 भेद या भाग जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, वह कौन कौन होता है? तो यह 4 तो यहीं पर दिख रहा है आपको, जैसे संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान और पूर्ण वर्तमान। एक और होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं सामान्य वर्तमान। ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो खैर वो आंसर भी नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहा है वह पढ़ता होगा, इसमें कौन सा टेंस है यहाँ पर? तो देखो, वह पढ़ता होगा में इस बात का संदेह है ना, ये बात का डाउट है कि जो क्रिया है पढ़ना वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा संदेह है। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है वो पढ़ता होगा, ये चला जाएगा ऑप्शन 2 की तरफ, संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान कहने का मतलब जिसमें थोड़ा संदेह हो, डाउट हो। जैसे वो पढ़ता होगा में थोड़ा संदेह है, काल तो इसका वर्तमान है, ये फिक्स है, लेकिन क्रिया पर संदेह है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। पुस्तकालय शब्द में समास है। तो समास आप लोग जानते हैं, संधि समास होता है ना, समास विग्रह कहते हैं जिसको अलग अलग अगर किया जाता है। तो समास को पहले हम लोग समास विग्रह करके देख लेते हैं। कभी कभी समास विग्रह पुस्तक है। पुस्तकालय यानी कि पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक के लिए आलय। आलय का मतलब होता है होम, घर, हाउस, यानी लाइब्रेरी, पुस्तकालय मतलब। तो अब यहाँ पर कौन सा समास है अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष, ऑप्शन 2 तत्पुरुष समास है। कैसे पता चल रहा है तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो उत्तर पद होता है, उत्तर कहने का मतलब बाद वाला, जैसे यहाँ पर आलय है ना, 2 पद से बना है ना, यहाँ पर पुस्तक और आलय 2 वर्ड है, पुस्तक है और आलय है मेन शब्द, प्रधान शब्द। तो जो बाद वाला है उसकी प्रधानता ज्यादा हो, वो मुख्य शब्द का काम करे। यहाँ पर पुस्तक पर जोर नहीं दिया गया है, बल्कि घर पर जोर दिया गया है। पुस्तकालय कहने का मतलब वह घर जहां पुस्तक रहता है, पुस्तक रखा जाता है। इसलिए तत्पुरुष समास में उसी को कहते हैं जहां पर उत्तर पद की यानी कि बाद वाले पद की, बाद वाले सेकंड टर्म का, लास्ट टर्म का क्या हो, प्रधानता हो, वह मेन हो। तो तत्पुरुष समास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी कि इसको कह सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इंग्लिश ग्रामर में एक रहता है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बस वही है, वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। तो वन में लगने वाला यानी कि जंगल में जो आग लगता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दावाग्नि, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, दावाग्नि। और एक वर्ड में बोलते हैं दावानल भी कहते हैं, याद रहे, दावानल या दावाग्नि एक ही चीज है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। जो किए गए उपकार को मानता है, जो किए गए उपकार को मानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी कि उसको क्या कहेंगे, जो किए गए उपकार को मानता है यानी कि कृतज्ञ कहेंगे। तो ऑप्शन ग्रेटफुल इसको इंग्लिश में कहते हैं, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। शूर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, शूर का अनेकार्थी, अनेकार्थी कहने का मतलब वही बहुत सारे मीनिंग रखने वाले। तो शूर जैसे कि एक वर्ड है, तो एक तो शूर का खुद अपना मीनिंग है, उसके अलावा भी बहुत सारे और मीनिंग होते हैं। तो इनमें से कौन है जो शूर शब्द का मीनिंग नहीं रखता है, ये पूछ रहा है। देखो शूर का मीनिंग विष्णु भी होता है,
सूर्य भी होता है और शूरवीर तो आप लोग सुनते ही हो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। माया एक अलग चीज है, सूर से उसका कोई ताल्लुक नहीं, उसका मीनिंग नहीं है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, यथा समय में कौन सा समास है। ठीक है, तो इसमें भी कौन सा समास है, 2 समास से क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में भी। यथा समय का मतलब होता है समय के अनुसार। अगर हम लोग इसका समास विग्रह करें तो इसका निकलेगा समय के अनुसार, यथा समय। यहां पर भी 2 टर्म मिल रहा है, एक वर्ड है समय और दूसरा है अनुसार। ऐसे शब्द, ऐसे समास जब उसका पूर्व पद यानी कि पहला वाला पद, जैसे कि यहां पर क्या है पहला पद यथा, उसकी प्रधानता हो, तब यह समास हो जाता है अवयवी भाव समास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, अवयवी भाव समास यहां पर मौजूद है यथा समय में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, ऋषि का स्त्रीलिंग पूछ रहा है यानी कि फेमिनिन जेंडर, तो इसका होता है ऋषि का। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, कोई उपाय नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी यानी कि इनकरेक्ट स्पेलिंग, अशुद्ध वर्तनी का मतलब क्या हुआ, इनकरेक्ट स्पेलिंग, इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला शब्द चुनना है, यानी कि 3 करेक्ट स्पेलिंग है, आपको इनकरेक्ट वाला चुनना है। वत्सल, मनोहर, मनोरथ, उल्लंघन, ये तीनों करेक्ट है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3, ये गलत है। उज्जवल का करेक्ट स्पेलिंग होता है हर्षु आधा ज, फिर से आधा ज, फिर व ल। याद रहे, कोई कोई उज्जवल ऐसा लिखता है, हर्षु आधा ज, फिर आधा ज ना लिख के पूरा ज रहता है तब ल लिखता है, ये गलत है। 2 बार आधा ज आता है, ये थोड़ा बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा बार पूछता है इसको तो क्वेश्चन, उज्जवल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 उज्जवल, ये गलत स्पेलिंग है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द यानी कि करेक्ट स्पेलिंग वाला शब्द कौन सा है। जिजीविषा, सभी में जिजीविषा लिखा गया है, तो करेक्ट स्पेलिंग वाला होगा ऑप्शन 4, जमे हर्षि जी, फिर जमे दीर्घि जी, फिर वमे हर्षवी, पेटकटेसा आकार, ये होगा इसका करेक्ट स्पेलिंग जिजीविषा, जिसका मतलब होता है जीने की इच्छा। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। ठीक, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है, यानी कि ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है एक। ठीक है, इसको बोलेंगे हिंदी का पेडागोजिकल क्वेश्चन। पेडागोजिकल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हिंदी गद्य शिक्षण में, यानी कि जब हम लोग गद्य पढ़ा रहे होंगे, प्रोज टीचिंग कर रहे होंगे, उस वक्त जो लेसन प्लान बनाया जाता है ना, उसमें उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट एक होता है, उद्देश्य कथन, वह कब आता है, पूर्व ज्ञान के पश्चात आता है, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है, या फिर आदर्श वचन के पश्चात आता है, या मौन वचन के पूर्व आता है, कब आता है, समझ में आया ना। जब हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, जब आप लोग डीएलएड या बीएड कर रहे थे तब लेसन प्लान बनाना सीखे थे ना, तो लेसन प्लान बनाते वक्त उद्देश्य कथन कब आता है, यही है इसका सवाल। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि देखो, जैसे लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, जैसे पहले सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य बोल के एक पहला बनाते हैं लेसन प्लान में। उसके बाद बनाते हैं विशिष्ट यानी स्पेशल उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य बोल के बनाते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री, ठीक है, सहायक सामग्री। उसके बाद में पूर्व ज्ञान बनाते हैं हम लोग, पूर्व ज्ञान लिखते हैं। उसके बाद में पूर्व ज्ञान के बाद में हम लोग रखते हैं प्रस्तावना को, प्रस्तावना प्रश्न रखते हैं। इस तरह से प्रस्तावना प्रश्न के बाद में भी होता है उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन। तो अगर आप साफ देख रहे हो तो यहाँ पर उद्देश्य कथन कब आता है बोला है, प्रस्तावना प्रश्न के बाद आता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, श्री गणेश का विलोम यानी कि ऑपोजिट, एंटोनिम्स, विलोम को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंटोनिम कहते हैं। ठीक है, विलोम शब्द का ऑपोजिट यानी ऑपोजिट मीनिंग रखने वाला वर्ड कौन सा है, तो इतिश्री, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत जन अंत में लगा देगा क्योंकि श्री गणेश यानी शुरू करना, लेकिन करेक्ट इसका वर्ड हो जाएगा यहाँ पर ऑपोजिट इतिश्री, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ज और ध का उच्चारण स्थान है, यानी गले का कौन सा हिस्सा से यह उच्चारण होता है, ज और ध।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखो, कंठ्य, तालव्य, औष्ठ्य, नासिक्य, मूर्धन्य, औष्ठ्य, तालव्य और दंत्य। देखो ज जो होता है, ज ये तालु होता है ना, तालव्य जिसको बोलते हैं। जब हम लोग ज पढ़ो तो आप ऊपर जीभ ऊपर लगता है ना मुंह के तलवा में, तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन 4, क्योंकि दांत, दंत्य, दांत से सट जाता है जब हम लोग ध पढ़ते हैं। ध आप पढ़ के देखो करेक्ट स्पेलिंग, दोनों दांत के बीच में जीभ आ जाता है ना, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस वाक्य में अपादान कारक है? कारक आप लोग पढ़े होंगे, अपादान कारक किस में है गिवन ऑप्शंस में से। अपादान कारक का मतलब पहले समझा देता हूं। अपादान कारक उसको बोलते हैं जिससे दो कोई शब्द जो होता है ना, कोई संज्ञा जनरली, वो किसी और शब्द से पृथक हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है, ठीक है, अलग अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेड़ से फल गिरा, ये एक सेंटेंस है, मान लीजिए पेड़ से फल गिरा, तो ये यहाँ पर कौन सा कारक है? अपादान कारक, क्योंकि देखो फल और पेड़ दोनों में पृथक आ गया, अलग हो गया फल पेड़ से, तो इससे ये जो कारक अभिव्यक्ति यूज हुआ है, इसी से हम लोग पहचान लेंगे। तो यहाँ पर भी देखो, बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, कोई अलग होने का दिख रहा है। 1 अप्रैल को परीक्षा होगी, गंगा हिमालय से निकलती है, ये देखो गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ पर गंगा हिमालय से क्या हो रहा है? पृथक हो रहा है, अलग हो रहा है, ये से पता चल जा रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। राम ने 2 लाख रुपयों से व्यापार शुरू किया, यहाँ पर भी कोई पृथकता नहीं नजर आ रहा है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, दिए गए वाक्य में क्रिया का भेद लिखिए, यानी कि कौन सा क्रिया? तो क्रिया के बहुत सारा प्रकार होता है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, यहाँ पर सभी प्रकार ही दिया गया है। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसी को कहते हैं ट्रांजिटिव, अगर आप लोग सुने होंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। और अकर्मक मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, और द्विकर्मक मतलब डबल ऑब्जेक्ट वाले वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? अगर आप लोग को याद हो, जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा रहता है और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी हो जाता है वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे इंग्लिश में, अगर मैं बात करूँ, आई ईट ए मैंगो, मान लीजिए मैं एक आम खाता है, यहाँ पर ईट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक वर्ब है, खाना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश एक ही जैसा है, तो मैं इंग्लिश और हिंदी साथ में बढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक एक आम को, इस वर्ड को नहीं लिखेंगे, ईट का अर्थ पूर्ण नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी देखो, वह खाना खा रही है, तो यहाँ पर खाना खाना क्या है? ये सकर्मक वर्ब है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देखें, किस क्रम में नीरज नीरुज शब्दों का सही अर्थ है, भेद है? नीरज नीरुज का मीनिंग होता है कमल रोग रहित, ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखें, कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा? तो मोहन और गीता गा रही है, देखो रही है ये फीमेल के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर अगर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को अगर हम देखें तो मोहन और गीता 2 है, यानी कि प्लुरल फॉर्म में है, बहुवचन में। तो बहुवचन में है सिर्फ, तो गीता पर फोकस ना किया जाए, बल्कि दोनों के लिए गा रहे हैं आता, जो कि यहाँ पर यूज हुआ है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। मोहन और गीता गा रहे हैं, ऐसा होता, ठीक है, और अनुस्वार भी लगता, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है अनुस्वार, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। सो ओके, थैंक यू वेरी मच। दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, जो कि स्पेशली मैंने बनाया था इन सारे चीज़ों को फॉर द टेट, और ये सारे क्वेश्चंस विभिन्न प्रकार के टेट एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके थे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, एंड अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने बोल दो, थोड़ा सपोर्ट करो मेरे को, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स। टाटा, बाय बाय।